देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आज मैं एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल पर वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल वो क्या क्या होता है और क्या किसे कहते हैं, और इसमें कैसी कैसी गैस परतें और मंडल कितने होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को एंड लास्ट तक, और कमेंट्स का देना, और सही ना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, जिससे मैं कुछ अच्छी वीडियो बनाऊं। चलो स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फियर, जैसे हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का खंड भाग है, जो गिरा हुआ है ना भाग, जो विशाल आवरण है जो गैसों का, वो पृथ्वी का खंड बहुत भाग है, मतलब कि बहुत कीमती भाग है, और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और इसके बारे में देखते हैं जो पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं। इस वायुमंडल का भार 5.6 इंटू 10 की पावर 25 टन है। इसका भार वायुमंडल का पूरे का, और इसके भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब कि आधा भाग है ना, वो धरातल से 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, बाकी का भाग ऊपर की ओर। चलो और देखते हैं। इसकी अंतिम ऊंचाई बताई जाती है कि 16,000 से 32,000 किलोमीटर के बीच है। इसी के बीच है इसकी लास्ट ऊंचाई जो है, वैज्ञानिकों ने सर्च किया होगा वही है। वायुमंडल का संगठन हेडिंग है, यानी वायुमंडल का संगठन वो यानी किन किन चीज़ों से बना हुआ है और वायुमंडल में क्या क्या चीज़ होती हैं, इस हेडिंग के जरिए हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। वायुमंडल का संगठन निम्नलिखित तत्वों से हुआ है। देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, गैस। तो गैसों के बारे में पहले देखते हैं। भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। ये भौतिक दृष्टि से हम देखा जाए तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण, मतलब बहुत सी गैसें हैं इसमें, और 10 प्रमुख गैसें वायुमंडल के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं ये गैसें कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। गैसें, और एक तरफ लिखा है मैंने आयतन, मतलब कि परसेंटेज। इधर गैस के नाम लिखूंगा, इधर परसेंटेज लिखूंगा। नाइट्रोजन, इसका आयतन परसेंट होता है 78.03। ऑक्सीजन का 20.99, मतलब 20.9 है। आर्गन, आर्गन होता है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 4 नंबर पे 0.03। हाइड्रोजन होता है 0.01। नियॉन होता है 0.0018, मतलब कि 0018। और हीलियम 7 नंबर पर है 0.0005। क्रिप्टन 0.0001। जेनॉन 0.000005। इसमें 5 मतलब कि अंक है पीछे, तो इसमें 5 जीरो हैं, याद रख लेना। और ओजोन 0.000000, इसमें 6 जीरो हैं, उसके बाद एक अंक है। हिंदी और इंग्लिश वो थोड़ा अंकों में बोल दिया है, उसके लिए सॉरी, मतलब कि समझ में आ जाएगा वो मैंने बोल दिया 18 ऐसे बोला है ना, तो उसको एडजस्ट कर लेना यारो। ठीक है, तो और देखते हैं। ओजोन, इसी संगठन, मतलब कि ये संगठन ओजोन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ओजोन भी इसी में हिस्सा है वायुमंडल का। तो ओजोन, वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाले ओजोन का सर्वाधिक सांद्र 20-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जो सांद्र और जो मिश्र है ना, मतलब सांद्र होता है एक तरह से मिश्र, तो जो ऊंचाई पर पाया जाता है वो 20-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकता है या रोकती है ओजोन, जिससे कैंसर रोग हो जाता है ज़्यादातर, त्वचा जल सी जाती है, ऐसा ऐसा कुछ बताते हैं। चलो और देखते हैं। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें हैं गैसों में, इसी में।
और शेष हल्की गैसें वायुमंडल ऊपरी भागों में स्थित है, जैसे कि हीलियम है और ये बाकी की सब है ना, वो वायुमंडल के लास्ट के भाग में पाई जाती हैं, और जो भारी गैसें होती हैं वो निचले भागों में। और देखते हैं इसका इस संगठन का एक पॉइंट ये है, जलवाष्प। जलवाष्प भी होता है अपने वायुमंडल में। 4% जलवाष्प की मात्रा विद्यमान रहती है सदैव उसमें, हमेशा। वायुमंडल है ना हमारे पास चारों ओर, उसमें 4% रहती है जलवाष्प की मात्रा। धूलकण, धूलकण को हम इसे एरोसोल भी कहा जाता है। धूलकण भी होता है वायुमंडल में, आपने देखा होगा कि धूलकण ये कण होते हैं, तो इसका दूसरा नाम है, इसे एरोसोल भी कहा जाता है, एरोसोल। वायुमंडल की संरचना के बारे में देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना क्या है और किसने की थी। तो वायुमंडल की संरचना के संबंध में 20वीं शताब्दी में विशेष अध्ययन किए गए हैं। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। वैज्ञानिकों के नाम देखते हैं। तिर्जान्स, डिबोर, सर नेपियर, सो फ्रेडले, केनली, फेरेव आदि वैज्ञानिकों का बहुत योगदान रहा है इस वायुमंडल में। 1, 2, 3, 4, 5 वैज्ञानिक के नाम लिखे हैं मैंने, इनको याद कर लें। इन वैज्ञानिकों के आधार पर प्रमुख परतें कुछ ऐसे हैं, स्ट्रक्चर के से थ्रू समझ लीजिए आप। जैसे कि सबसे लास्ट में होती है वायुमंडल, उससे नीचे होती है आयन मंडल, उससे नीचे होती है मध्य मंडल, और उससे भी नीचे होती है समताप मंडल, उससे भी नीचे क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल होता है अपना। तो टोटल आपके 5 मंडल होते हैं। 5 मंडलों में भी कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा। तो पहले क्षोभ मंडल से स्टार्ट करते हैं, जो हमें नीचे, जैसे कि इसमें देखो वायुमंडल संबंधित घटनाएं होती रहती हैं, जैसे आंधी तूफान सभी इसमें होता है, जो वायुमंडल से संबंधित घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछने के लिए कि वायुमंडल से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। और दूसरा देखते हैं समताप मंडल। इसमें अपना हवाई जहाज जो एरोप्लेन उड़ता है, हाँ इसमें भी थोड़ा उड़ता है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं इसमें भी। तो इसमें जैसे कि अब एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें मैं, जैसे कि अब हाईवे है, हाईवे से हम सीधा कहीं पर जा रहे हैं आगरा वगैरह, तो वहाँ से हम सीधे हाईवे से थोड़ी नहीं पहुँच जाएंगे। किसी अगर गाँव में भी होता है तो गाँव में गड्ढे वड्ढे भी मिलते हैं, तो वो उस तरीके से है। ऐसे ही ये समताप मंडल में मतलब कि ज़्यादा वो चलता है, और पर स्टार्टिंग इसकी क्षोभ मंडल से ही होती है, ऐसे समझ लीजिए आप। चलिए और देखते हैं। इस मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि इसका तापमान टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल, मतलब एक जैसा रहता है। और मध्य मंडल, यह मंडल ठंडा मंडल है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जो चौथा है आयन मंडल, यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है। और 5वां है आपका वायुमंडल, इसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम, ऑक्सीजन गैस होती हैं, और ऑक्सीजन की परतें होती हैं, यानी कि अलग अलग हाइड्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की और हीलियम गैस की परतें इस वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल की रासायनिक संरचना, वायुमंडल की रासायनिक संरचना देखते हैं। 1992 में मार्शले एवं निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 स्थूल भागों में विभाजित किया था, मतलब 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। नंबर 1 है सममंडल और दूसरा है विषममंडल। इन दोनों मंडलों के बारे में हम जानते हैं कि इनमें क्या क्या और कैसे कैसे होता है। इसकी औसत ऊंचाई सागर ताल से 90 किलोमीटर तक है। इसकी जो ऊंचाई है ना, वो सागर मतलब कि समुद्र होते हैं उससे 90 किलोमीटर तक है। जो सममंडल है हमारा, मतलब कि वहाँ तक है, मतलब कि अब यहाँ से हम नापे तो अपना 90 किलोमीटर तक समुद्र तल से। और हमेशा याद रखना, जो ये दूरियां नापी जाती हैं वो समुद्र तल से नापी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्थान एक समान रहता है। यहाँ पे कहीं और इन स्थानों से इसीलिए नहीं नापते क्योंकि कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा होता रहता है, इसीलिए हम इन स्थानों से नहीं नापते हैं हमेशा।
इनको नापने के लिए हम समुद्र या नदियाँ तालाबों का सहारा लेते हैं। ठीक है। इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम व हाइड्रोजन आदि गैसें सदैव अनुपात में रहती हैं, मतलब समान अनुपात में। मतलब कि एक जैसे, मतलब कि जैसे जहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हीलियम समान में रहती है, मतलब कि अलग अलग नहीं रहती हैं इस वाले जो सबमंडल में। और विषम मंडल की बात करें तो इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों एवं गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे तो सदैव समान रहता है इनका अनुपात, पर यहाँ पर अलग होता है। जैसे कि नाइट्रोजन परत का होता है 90 से 200 किलोमीटर तक ऊंचाई पर होता है, और यहीं पे फिर ऑक्सीजन का 200 से स्टार्ट हो जाता है, वो 1100 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है ऑक्सीजन का। और हीलियम परत का रहता है 1100 से स्टार्टिंग हो जाती है, 3500 किलोमीटर तक रहता है। और हाइड्रोजन परत वो है 3500 से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक रहती है। और इसमें एक ही में होता है, जैसे कि यहाँ पे 0, 35 कुछ भी हो, उसी एक ही समान अनुपात में रहते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग रहते हैं। तो इसी से अब मैं वीडियो को मतलब कि स्टॉप करता हूँ। और इतना ही मेरे पास जानकारी थी इस वीडियो के बारे में, और वायुमंडल की जो मैंने अभी टॉपिक रखा है उसके बारे में। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स और शेयर कर देना, और जिससे कि मैं अच्छी से अच्छी और वीडियो बना सकूं। और कमेंट्स में बताना मुझे कोई अच्छा टॉपिक जिससे मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो पर देखने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।